नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंदूरिया इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज अलवर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कल हमने जो पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था हिंदी भाषा कि हिंदी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से है। ठीक है, वहां पर हमने देखा था हिंदी जो भाषा है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ था। वहां पर हमने देखा था सर्वप्रथम विश्व में 30,000 भाषाएं चलती थी, उनको 13 भाषा परिवारों में हमने बांट दिया था। 13 जो भाषा परिवार है उनमें से एक भारूपीय भाषा परिवार था। भारूपीय भाषा परिवार की 2 शाखाएं थी, सतम और केतुम। हिंदी का संबंध किससे है? सतम शाखा से, क्योंकि सतम शाखा की 3 भाषाएं थी। उनमें से हमारी जो आर्य भाषा थी, आर्य से निकली प्रथम प्राकृत यानी पाली भाषा, फिर निकली द्वितीय प्राकृत और द्वितीय प्राकृत से बनी हमारी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश में से 3 जो भाषाएं थी, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी जो भाषाएं थी, उनसे मिलकर किसकी उत्पत्ति हुई थी या किसका उद्भव हुआ था? हमारा हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन भी बता दिए थे कि पहला हमारा क्वेश्चन जो था कि हिंदी जो भाषा है उस हिंदी जो भाषा की उत्पत्ति या उद्भव है वो किस भाषा से है। तो आप सबको मैंने बता दिया था, वहां पर पहला आंसर होगा अपभ्रंश। ऑप्शन में अगर अपभ्रंश नहीं देता है तो सेकंड आंसर होगा हमारा प्राकृत। अगर ऑप्शन में प्राकृत भी आंसर नहीं देता है तो थर्ड आंसर हमारा किस पे जाएगा? संस्कृत पर जाएगा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बना था वो था निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं है। वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि सौरसेनी जो भाषाएं हैं, सौरसेनी हमारी जो भाषाएं, तो सौरसेनी जो हमारी भाषाएं थी उनमें से हमने केवल अपभ्रंश जो हमारी भाषाएं थी उनमें से हमने 3 भाषाओं को लिया, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। तीनों भाषाओं को छोड़कर जो भी चौथा ऑप्शन दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उससे हिंदी की उत्पत्ति नहीं हुई है। हिंदी की उत्पत्ति हमारी 3 भाषाओं से हुई है, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। तीसरा जो क्वेश्चन था कि वर्तमान स्वरूप में आने में या वर्तमान जो हिंदी का उद्भव या विकास हुआ है उसमें कितना समय लगा, तो वो मैंने आपको बता दिया था 3500 वर्ष लगा था। अगले और क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी जो शब्द है इसके ऊपर या हिंदी जो भाषा है उसके ऊपर हमारा और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो अगला जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति या फिर आप बोल दीजिए उद्भव किस भाषा से है। कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, हिंदी शब्द का जो उद्भव है वो किस भाषा से है। दोस्तों मैंने कल पिछली कक्षा में जो आपको बताया था वहां पर मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था। वहां पर क्वेश्चन क्या था? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है। दोनों में दोस्तों केवल एक ही फर्क है, वहां पर मैंने लिखा था भाषा और यहां पर लिखा है मैंने शब्द। यहां पर मैंने क्या लिखा है? शब्द। और वहां पर मैंने क्या लिखा था? भाषा। जब क्वेश्चन आए कि भाई भाषा और शब्द, टोटल क्वेश्चन वैसे के वैसे, एक तो क्वेश्चन है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है, एक मैं आपको क्वेश्चन दूं हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से है। मैंने आपको बताया था इसमें जो ऑप्शन देता है सामान्यतः सामान्य क्वेश्चन देता है, सारे सारे ऑप्शन एक समान से लगेंगे आपको। जैसे मान लीजिए हमने ऑप्शन दे दी, ए में हमने दे दिया फारसी, बी में हमने दे दिया संस्कृत, सी में हमने दे दिया प्राकृत और डी में हमने दे दिया अपभ्रंश। ये 4 ऑप्शन दे दिया हमने। अब दोस्तों क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या है जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं कि वो सही तरह से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और जल्दी जल्दी में सीधा सीधा या तो ये सोचते हैं। अब वहां पर आपको केवल थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है कि उसने भाषा पूछा है या शब्द पूछा है। अगर वो आपसे पूछता है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है, तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो है फारसी भाषा से। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से? फारसी भाषा से। यानी ये जो हमारा हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। जबकि कई बार क्वेश्चन वो सीधा डालता है हिंदी किस भाषा का शब्द है। अब स्टूडेंट सीधा देखता है कि भाई हिंदी किस भाषा का शब्द है, उसने मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये दे दिया होता हिंदी किस भाषा का
शब्द है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा आंसर कर देते हैं, भाई संस्कृत आंसर कर दो, हिंदी किससे बनी है, संस्कृत से बनी है, तो सीधा यानी हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द होगा, संस्कृत भाषा का शब्द होगा। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। एक बात आप दूसरी बात ये ध्यान रखें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाषा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शब्द, दोनों अलग अलग चीजें। जब वो आपसे पूछे हिंदी भाषा की उत्पत्ति या उद्भव किस भाषा से है, तो भाषा का मतलब है जो हम हिंदी बोल रहे हैं, जो हम हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है हिंदी, वो जब हम हिंदी बोल रहे हैं उनके जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, तब तो यानी हिंदी जो भाषा की उत्पत्ति अगर पूछता है हमसे, तब तो आंसर आएगा हमारा अपभ्रंश, तब तो आंसर क्या आएगा हमारा अपभ्रंश आंसर आएगा। और लेकिन अगर वो पूछता है हिंदी शब्द, अब दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर भाषा नहीं पूछ रहा है, वो केवल आपसे इस शब्द के विषय में जानना चाहता है कि ये जो हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूँ रिक्शा किस भाषा का शब्द है। अब रिक्शा, एक बात बताइए, आप हिंदी में बोलते हैं रिक्शा, अब लेकिन एक बात बताइए, जैसे मैंने रिक्शा बोला इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी हिंदी जो है यानी कि हमारी समझ जो हिंदी है उसके वो किस उसमें किस भाषा का शब्द है। जैसे मैंने रिक्शा बोला तो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द होता है, तो रिक्शा एकमात्र शब्द था, वो उसके बारे में ही हमको बताना है। इसी प्रकार से उसने यहाँ पर पूछा है कि हिंदी जो है, उसी प्रकार इसने यहाँ पर क्या पूछा है, केवल हमसे हिंदी पूछा है कि हिंदी ये जो है ये किस भाषा का शब्द है। केवल वो हमसे पूछना क्या चाहता है कि हिंदी जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कई स्टूडेंट रटते हैं कि भाई फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, और वो कोई और क्वेश्चन डाल देता है जिससे दिक्कत आती है। तो दोस्तों कल जब मैंने आपको बताया था, तो जब मैं आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उद्भव बता रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था 13 जो भाषा परिवार थे उनमें से एक का नाम भारोपीय भाषा परिवार था। भारोपीय भाषा परिवार, मैंने आपको बताया था भारोपीय भाषा जो परिवार था दो शाखाओं में मिलकर बट गया, एक तो था शतम और एक था केतुम। इसके बाद मैंने कल आपको बताया था शतम से 3 भाषाएं निकली थी, दरद, ईरानी और आर्य भाषा, 3 भाषाएं निकली थी दोस्तों। अब मैंने वहां पर आपको बताया था कि इनसे भी आगे चलकर क्या निकली है, भाषा निकली है। जैसे हमारी आर्य भाषा थी, आर्य से आगे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से प्रथम प्राकृत या पाली, फिर द्वितीय प्राकृत, फिर हमारी अपभ्रंश भाषाएं 7 प्रकार की जो थी, फिर हिंदी। इसी प्रकार से इनसे क्या है आगे चल के भाषाएं बनी। इसी प्रकार यहाँ जो है दरद, ये दरद भाषा से मैंने आपको बताया था 3 भाषाएं बनी थी आगे चल के, अरबी, फारसी और ईरानी भाषा। तो इस समय पर आ जाएगी दोस्तों, यहाँ का जो समय है हमारा, इस समय क्या है, जब शतम शाखा में दरद, ईरानी और आर्य, ये केवल 3 भाषाएं चलती थी। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है भारत। अब दोस्तों आपने एक सुना होगा, भारत के उत्तर में एक आपने सुना होगा सिंधु नदी बहती है। भारत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इस समय की, जब यहाँ का नाम आपका भारत वगैरह कुछ नहीं था। अब यहाँ पर ऊपर यानी अब तो हमारी सीमाएं बन गई, तो हमारा नाम क्या पड़ गया, भारत नाम पड़ गया। अब यहाँ पर उस समय है, अब यहाँ का जो आपने देखा होगा अफगानिस्तान वगैरह वाला जो एरिया है, ये क्या है, रेतीला थोड़ा सा एरिया है। तो यहाँ पर पहले फारसी लोग भी रहते थे, और हम जो थे आर्य लोग वो भी यहाँ रहते थे। यानी दरद से जो आगे चलकर भाषाएं बनी थी अरबी, फारसी और ईरानी, यानी फारसी बोलने वाले भी यहाँ पर रहते थे, और हम आर्य भाषा बोलने वाले यानी हमारे जो पूर्वज है वो भी यहाँ पर रहते थे। फारसी लोग भी रहते थे और आर्य लोग भी रहते थे, दोनों यहाँ रहते थे। उस समय व्यवसाय का साधन ही क्या था, केवल पशुपालन करना, पशुपालन और खेती। अब पशुपालन कब किया जाता था, तब आपके पास खेती होगी, और मैंने आपको क्या बताया ये कैसा एरिया था, रेगिस्तानी टाइप एरिया था, तो यहाँ पर इतनी अधिक फसल नहीं होती थी। अब ये जो था यानी कि इस समय जहां हम रह रहे हैं हिंदुस्तान, अब तो खैर इसका नाम भारत पड़ गया टुकड़े करने के बाद में, पहले इसको हिंदुस्तान बोला जाता था। इस एरिया में जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पर काफी नदियां थी और मैदानी भाग थे, नदियां भी थी और मैदानी भाग थे कृषि वगैरह करने के लिए। अब यहाँ से हमको यहाँ आना था, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग इधर आना चाह रहे थे,
लेकिन इससे इधर को आने के लिए किसको पार करना पड़ता था? सिंधु नदी को पार करना पड़ता। और सिंधु नदी बताया जाता है उस समय इतनी उफान पर बहती थी कि इसको पार कर पाना बिल्कुल मुश्किल था। इसको कोई भी पार करने की सोचता ही नहीं था। नहीं, इधर काफी अच्छा एरिया था। अब यहाँ पर क्या था, हमने जैसा कि सुना हमारे जो पूर्वज हैं आर्य शुरू से ही वीर रहे हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे आर्य, इन्होंने इस सिंधु नदी को पार किया, प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, सिंधु नदी को पार कर दिया। सिंधु नदी को पार करके अब ये जो आपका हिंदुस्तान वाला एरिया है इसमें आकर रहने लगे कौन? हम आर्य लोग, यानी हमारे जो पूर्वज थे आर्य वो कहाँ आकर रहने लगे? हिंदुस्तान वाले एरिया में आकर रहने लगे। अब हम तो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ कौन बच गए? फारसी लोग बच गए। यहाँ पर कौन बच गए? फारसी लोग। अब ये जो फारसी लोग हैं, ये फारसी लोग हमको कहना तो चाहते थे सिंधु। ये फारसी लोग हमको क्या कहना चाहते थे? सिंधु। सिंधु का मतलब ही क्या होता है? सिंधु के पार रहने वाले, क्योंकि हमने यहाँ से हमने पार करके सिंधु नदी को यहाँ रहने लग गए। तो फारसी लोग हमको क्या कहना चाहते थे? सिंधु कहना चाहते थे, यानी सिंधु नदी के पार रहने वाले। लेकिन दोस्तों फारसी जो भाषा है, फारसी हमारी जो भाषा है उसमें सैको है कहा जाता है। फारसी जो भाषा है उसमें सै का उच्चारण किसके रूप में होता है के रूप में होता है। तो ये हमको कहना तो क्या चाहते थे? सिंधु। अब लेकिन सै को ये बोलते क्या थे? है बोलते थे। तो हमको बोलने क्या लग गए? हिंदू बोलने लग गए। हमारे द्वारा जो भाषा बोली जानी थी उस भाषा को ये बोलना तो चाहते थे सिंधी, यानी सिंधु के द्वारा जो भाषा बोली जाती है। लेकिन वही सिंधी में भी सै को क्या बोलते थे? है बोलते थे। तो सै को जैसे ही है बोलते थे तो कौन सी भाषा बन गई? हिंदी, यानी शब्द क्या बन गया इनका? हिंदी। अब ये कहना तो क्या चाहते थे? इस स्थान को सिंधुस्तान कहना तो क्या चाहते थे? सिंधुस्तान, यानी सिंधु के पार वाला स्थान। लेकिन सै को क्या बोलते थे? है बोलते थे, इसलिए इसको क्या बोलते थे? सिंधुस्तान बोलते थे। आपने देखा भी होगा दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्र में आप जाएं तो कुछ वर्णों का उच्चारण कुछ अलग रूप से होता है। जैसे आप राजस्थान में तो आप है का उच्चारण है के रूप में ही करते हैं। जैसे नॉर्मल से आप देखिए है का उच्चारण क्या करते हैं? है के रूप में ही करते हैं। आप हरियाणा साइड चल जाइए, हरियाणा से बॉर्डर से आसपास लगते हुए चल जाइए आप, वहां है को सै बोला जाता है। वहां है का उच्चारण किसके रूप में किया जाता है? सै के रूप में। अगर जैसे मान लीजिए राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी बोलता है तो वो ये बोलेगा आ रहा हूं, आ रहा हूं। और अगर इसी प्रकार इसी वाक्य को अगर हरियाणा का कोई छात्र बोलेगा तो वो बोलेगा आरो सू। तो सू का मतलब ही क्या है? हूं। वहां पर भी सू का मतलब ही क्या है दोस्तों? हूं ही है। लेकिन उन्होंने है का उच्चारण किसके रूप में किया है? सै के रूप में किया है। इसी प्रकार फारसी जो भाषा है उसमें सै का उच्चारण किसके रूप में होता है के रूप में होता है। तो दोस्तों हिंदी शब्द की बात नहीं है। अगर आपसे मान लीजिए आपसे ऐसे सीधा रट के जाते कि हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, और अगर वो आपसे पूछ लेता है हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो हिंदुस्तान भी किसका है? फारसी भाषा का ही शब्द है। तो हिंदी शब्द हुआ, चाहे हिंदू शब्द हुआ या फिर हिंदुस्तान शब्द हुआ, सभी किस भाषा के शब्द है? हमारे फारसी भाषा के शब्द है। तो अब शायद आपको याद रह जाएगा कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द क्यों है। क्यों? क्योंकि हमने सिंधु नदी को पार करके हिंदुस्तान वाला एरिया में आकर रहने लगे थे। तो फारसी जो लोग हैं हमको कहना तो चाहते थे सिंधु, लेकिन बोलते थे हिंदू। हमारे द्वारा जो भाषा बोली जानी थी उसको बोलना तो चाहते थे वो सिंधी, लेकिन बोलते क्या थे? हिंदी। इसलिए हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना आप लोग कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बताया अगर वो पूछ रहा है भाषा, इन दोनों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट याद भी करके चले जाते हैं और इन दोनों को उल्टा सीधा कर जाते हैं। अगर वो पूछ रहा है हिंदी भाषा अगर लगा रखा है उसने तो आंसर आता है अपभ्रंश। और अगर हिंदी शब्द लगा रखा है, शब्द का मतलब अब भाषा से उसको कोई लेना देना नहीं है, यानी केवल वो एक हिंदी शब्द जानना चाहता है। और अगर केवल हिंदी शब्द बोलता है तो हमारा आंसर क्या आएगा? फारसी आंसर आएगा। तो यानी हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति उद्भव किस भाषा से है? फारसी भाषा से है। और अगर भाषा देता है तो वो कौन सा है? जैसे मैंने कल आपको बता दिया था, उसका आंसर क्या होगा? हमारा अपभ्रंश आंसर होगा। सेकंड जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है इसका हिंदी का, तो सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो भाषा है
वो किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये सभी आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी जो भाषा हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, देवनागरी लिपि ही क्यों? जैसा कि मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो विश्व था, पहले विश्व में 2 लिपियां चलती थी। पहले विश्व में कितनी लिपियां चलती थी? 2 लिपियां चलती थी। एक का नाम तो था ब्राह्मी लिपि और एक का नाम था खरोष्ठी लिपि। पहले विश्व में 2 लिपियां चलती थी, एक का नाम था ब्राह्मी लिपि और एक का नाम क्या था? खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी जो लिपि थी इसमें बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, बाईं से दाईं ओर। और खरोष्ठी जो लिपि थी इसमें दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि में बाईं से दाईं ओर और खरोष्ठी लिपि में दाईं से बाईं ओर। अब आप देख लीजिए, आप हिंदी में कैसे, यानी देवनागरी लिपि है भाई, हिंदी में आप कैसे लिखते हैं? दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो ब्राह्मी लिपि है इससे एक नई लिपि उद्भव हुई, जिस लिपि को नाम दिया जाता है देवनागरी लिपि। जिस लिपि को किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। अब एक बात बताइए, ब्राह्मी में कैसे लिखा जाता था? बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। तो देवनागरी में भी कैसे लिखा जाएगा? बाईं से दाईं ओर। यहां पर भी कैसे लिखेंगे हम? बाईं से दाईं ओर लिखेंगे। तो आपने देखा होगा हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर। जैसे हम इधर से, अब ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा कौन सा है? दायां हाथ। हम लिखना इधर से थोड़ी स्टार्ट करते हैं, दाएं की तरफ से। हम लिखना तो इधर से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये मेरा कौन सा है? बायां। तो बाईं से दाईं ओर। तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किसमें? देवनागरी लिपि में। अब देवनागरी लिपि में मैंने आपको बता दिया कैसे लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है इसमें, जो कि मैंने आपको पहले यहीं पर बता दिया था। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम, जिसमें मैंने बताया था 2 लिपियां चलती थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो पटवारी वगैरह और ऐसे वगैरह में उसने एक बार एक क्वेश्चन को डाल दिया था कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से है? देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से है? ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से है? तो इसके बारे में विषय में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है और पहले केवल कितनी लिपियां चलती थी? 2, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, ब्राह्मी में भी कैसे लिखा जाता था? बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। तो इसलिए देवनागरी जो लिपि है, इस लिपि का उद्भव किस लिपि से माना जाता है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। इसलिए दोस्तों देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ये दोस्तों हमारे कुछ सामान्य क्वेश्चन थे जो हमारे सामान्य हिंदी के विषय में पूछता है। तो ये जो 6 क्वेश्चन थे, जो 3 भाषा के ऊपर थे, 3 जो हिंदी ये शब्द के ऊपर या लिपि के ऊपर थे, इनको मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे क्या है 6 क्वेश्चन है जो केवल सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट इनका सही आंसर इनको पता नहीं होता है, ना ये कुछ पढ़ के जाते हैं, और लेकिन इनका आंसर करते जरूर हैं, चाहे उन्हें आए या नहीं आए। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये हमारे को सही आंसर करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ विशेष बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे ही हम कोई भाषा है, जैसे अब हमने हिंदी का परिचय पढ़ लिया, हिंदी भाषा का परिचय हमने पढ़ा है कि किस किस प्रकार से बनी है हिंदी भाषा। तो दोस्तों अगर किसी भी भाषा के ऊपर अधिकार करना हो, यानी कि किसी भी भाषा को अगर हमको सीखना है, तो उसके लिए हमें उसकी सर्वप्रथम व्याकरण की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हमें उसकी किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? व्याकरण की आवश्यकता होती है।
कोई भी भाषा है, अगर उस भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं, समुचित रूप से सीखना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर उस भाषा की व्याकरण अगर आपको आती है तो ही आपका उस पर एकाधिकार हो सकता है। अगर आपको उस भाषा की व्याकरण नहीं आती तो उस पर आपका एकाधिकार नहीं हो सकता। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ेगी? व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करें यदि व्याकरण शब्द की, तो व्याकरण ये जो शब्द है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। व्याकरण जो शब्द है इसमें हमारे कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो व्याकरण शब्द पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो या तो उपसर्ग के विषय में पूछा जाएगा और या फिर प्रत्यय के विषय में पूछा जाता है। व्याकरण जो शब्द है इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो उपसर्ग के विषय में पूछेगा और या फिर किसके विषय में पूछता है? प्रत्यय के विषय में पूछता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण जो ये शब्द है इसकी व्युत्पत्ति क्या है। इसकी व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? बनावट। यानी व्याकरण जो शब्द है ये बनता कैसे है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर व्याकरण शब्द की यदि व्युत्पत्ति देखते हैं तो वी प्लस आ, ये होते हैं हमारे उपसर्ग। वी प्लस आ तो क्या होते हैं? हमारे उपसर्ग। प्लस करके, क्योंकि तत्सम शब्द है तो संस्कृत के अनुसार बनता है। क्री नाम की क्या होती है? धातु होती है। क्री नाम की क्या होती है? धातु होती है। प्लस करके अन नाम का प्रत्यय होता है। अन नाम का क्या होता है? प्रत्यय होता है। अन नाम का क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय होता है। मिलकर शब्द क्या बनता है? व्याकरण शब्द बनता है। मिलकर शब्द क्या बनता है दोस्तों? व्याकरण शब्द बनता है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, व्याकरण जो शब्द है इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। या तो क्वेश्चन होगा उपसर्ग का और या फिर क्वेश्चन किसका होगा? प्रत्यय का। या तो क्वेश्चन किसका पूछेगा आपसे? उपसर्ग का क्वेश्चन पूछेगा और या फिर क्वेश्चन किसका पूछेगा? प्रत्यय का क्वेश्चन पूछेगा। तो व्याकरण शब्द में उपसर्ग तो कौन कौन से हैं? वी और आ। और प्रत्यय कौन सा है आपका? अन। केवल आपको ये बात ध्यान रखनी कि व्याकरण जो शब्द है उसमें वी और आ तो उपसर्ग होते हैं और अन क्या होता है? प्रत्यय होता है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ वैसे व्याकरण शब्द करके कि बनते कैसे हैं कैसे नहीं बनते। तो देखिए दोस्तों यहां हम अगर स्थिति देखें तो वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन, ये स्थिति है हमारे पास। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे अभी संधि पढ़ेंगे तो उसमें एक यन संधि आती है। तो यन संधि क्या कहती है? ई उ री। ई उ और री, इनके बाद में यदि स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रे लिख दिया जाता है। यहां पर वी में देखें तो ई आ रही है और ई के बाद में क्या आ रहा है? आ। यानी ई के बाद में आ गया स्वर और ई के बाद में स्वर आएगा तो ई के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? यह। तो यन संधि के अनुसार यहाँ ई के स्थान पर, यानी वह तो आधा रह गया, ई के स्थान पर यन संधि के अनुसार हमने क्या कर दिया? यह कर दिया। इधर क्या बचेगा हमारा? आ बचेगा। प्लस करके इधर वही कंडीशन हमारी, क्री प्लस अन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। इनको एक बार मिला लो अगर दिक्कत आए तो। वह आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है, आधा लिख दो। यह हलंत है लेकिन आगे क्या आ रहा है? आ रहा है। आ यह में मिलेगा क्या बन जाएगा? व्या बन जाएगा। क्लियर दोस्तों। इधर क्या आ रहा है? क्री। अब क्री में दो चीज है, एक तो कै है और एक क्या है? री है। क्री में क्या है? हमारे दो चीज है, एक तो हमारा कै है और एक क्या है? री है। क्योंकि संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है, तो संस्कृत में ये जो री है इस री के स्थान पर अर लिखा जाता है। री के स्थान पर क्या लिखा जाता है? अर। इधर क्या बच रहा है हमारा? कै, तो कै का कै। क्लियर। तो ये हमारी स्थिति, अगर इनको मिलाएं तो इधर हमारी स्थिति क्या बच गई? ये कै हलंत है, ए मिला दूंगा, कै पूरा हो जाएगा और रे का रे। इधर हमारा क्या बचा हुआ है? वह और या, ये स्थिति बची हुई है। इधर क्या बचा हुआ है हमारा? अन। इधर क्या बचा हुआ है हमारा? अन। अब दोस्तों एक क्या है? न को न करने वाला सूत्र होता है व्याकरण यानी संधि के अनुसार। जैसे ही आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में एक नियम आएगा हमारी व्यंजन संधि के हिंदी में कि रे, श और री। रे, श और री, इनके बाद में या तो कै वर्ग का वर्ण आ जाए या पै वर्ग का वर्ण आ जाए
या फिर य, व, र और है में से कोई सा वर्ण आ जाए या फिर कोई भी स्वर आ जाए। इनके बाद में यदि कहीं पर भी न आता है तो न के स्थान पर क्या लिखना पड़ता है, न लिखना पड़ता है हमेशा। व्यंजन संधि का नियम है, कहीं पर भी आपको ये नियम जो है शुद्ध अशुद्ध में और काम देगा कि कहां पर तो न लिखा जाएगा और कहां पर न लिखा जाएगा। तो रे, श, री के बाद में अब दोस्तों इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, इसको हटा दो क्योंकि इनमें से कोई ना कोई वर्ण मिलेगा ही, और कोई भी वर्ण नहीं मिलेगा तो एक बात बताओ, स्वर तो मिलेगा ही कोई ना कोई। तो आप तो शब्द में कभी भी देख लेना, अगर शब्द में रे, श या री है तो उनके बाद आने वाला न जो होगा हमेशा क्या होगा, न में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति को हम यहां पर देखते हैं तो आपने देखा होगा रे आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है दोस्तों, रे। रे के बाद में रे ए आ गया यानी स्वर तो आएगा, उसके बाद में क्या आ रहा है, न। तो इस नियम के अनुसार न के स्थान पर क्या लिख देते हैं, न लिख देते हैं। इधर हमारा क्या बच रहा है, ए। इधर क्या बच रहा है हमारा, कर। और इधर क्या बच रहा है हमारा, व्या। मिला दो वे या के, रे हलंत है, ए मिलेगा, रे पूरा हो जाएगा और न का न। शब्द क्या बन जाता है हमारा, व्याकरण शब्द बन जाता है। लेकिन आपको ये इतनी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल तो मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि वो प्रश्न वगैरह या कुछ पूछे तो आप वहां पर उलझे नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया आपको केवल दो चीज याद रखने की जरूरत है, या एक तो आप क्या याद रखिए, उपसर्ग कि व्याकरण शब्द में वी और आ उपसर्ग है। एक मैंने आपको बताया आप क्या याद रखिए, प्रत्यय कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय। अब देखिए क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा या तो क्वेश्चन होगा उपसर्ग का जो क्वेश्चन है कि व्याकरण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन मिलेंगे, ए है आपका बी, बी है आपका आ, सी है आपका बी कॉमा आ, और डी है आपका कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ देखिए व्याकरण शब्द में उपसर्ग है कि व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो स्टूडेंट कई सीधा ये पढ़ के जाते हैं कि जैसे मैं बता देता हूं, अगर आधे वर्ण के बाद में यह वगैरह आ जाए तो वहां पर भी उपसर्ग कर देना। अब वहां पर वो सीधा क्या करता है, देखता है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में उसको क्या मिल जाता है, वी मिल जाता है, तो वो सीधा आंसर क्या कर देता है, वी आंसर कर देता है। जबकि दोस्तों अगर देखें तो यहाँ तीन आंसर चाहिए, भाई व्याकरण शब्द में उपसर्ग ही तो पूछ रहा है, तो वो वी उपसर्ग है भाई, आ उपसर्ग है। लेकिन तीसरा उसने सही ऑप्शन अच्छे से दे रखा है, वी या आ, यानी वी और आ दोनों। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वी और। सेकंड बात देखें यदि दोस्तों हम, तो यह क्वेश्चन फिर दूसरा जो उपसर्ग का वो क्वेश्चन डाल रहा है, वो कैसे डाल रहा है कि निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है, कि निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है, कि यानी कि यहाँ पर जो आपके चार शब्द देगा फिर आपको वो वहां पर वो आपको देगा कि निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है। वहां पर किसी ना किसी ऑप्शन में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, व्याकरण लिखा हुआ मिलेगा। किसी न किसी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, व्याकरण, कि निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है। तो व्याकरण जो शब्द है हमारे कितने शब्दों से, उपसर्गों से निर्मित है, दो उपसर्गों से निर्मित है। अगर दोस्तों वहां व्याकरण नहीं लिख रहा हो तो देख लेना किसी न किसी ऑप्शन में पर्यावरण भी लिख सकता है। अधिकतर जो पूछता है वो या तो व्याकरण पूछता है या फिर क्या पूछता है, पर्यावरण पूछता है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि निम्न में से दो उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है। तो व्याकरण जो हमारा है उसमें कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं। तो ये तो था उपसर्ग वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो देता है प्रत्यय का, तो प्रत्यय के क्वेश्चन को कहीं पर भी वो घुमाता नहीं है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि इसको घुमाने की आवश्यकता नहीं है, इसका गलत आंसर स्टूडेंट वैसे ही कर देते हैं। वो सीधा आपसे क्वेश्चन देगा, व्याकरण शब्द में प्रत्यय है, व्याकरण शब्द में प्रत्यय है।
कि भाई व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर ऑप्शन देता है ए न, बी अण, सी अन और डी ए। ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने कि व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो न, अण, अन और ए 4 ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पर दोस्तों उसने सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब स्टूडेंट ने चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, और वो सीधा क्या देखता है, अच्छा व्याकरण शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। अब उसने व्याकरण शब्द पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, तो वो क्या करता है, इसको करने की कोशिश करता है। तो वो जैसे ही इस व्याकरण के क्वेश्चन को करेगा, तो अब उसको ये पता है, उसको ये नहीं पता व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है, लेकिन उसको ये पता है प्रत्यय किसे कहते हैं। उसको इतना पता होता है शब्द के अंत में जो लगा हुआ होता है वो क्या है, प्रत्यय। अब उसको सही आंसर भी नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, प्रत्यय पूछ रहा है व्याकरण शब्द में, क्योंकि क्वेश्चन सरल है, तो वो क्या करेगा, अच्छा अंत में क्या आ रहा है भाई, न आ रहा है, तो वो पहले इन दोनों ऑप्शनों को काट देगा, इन दोनों में से नहीं हो सकता। फिर वो देगा यार यहाँ भी न है और यहाँ पर भी न है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है। फिर वो देखता है अगर यार नहीं होता, इतना सरल क्वेश्चन नहीं दे सकता, इसको भी काट देता है और सही आंसर क्या कर देता है, अन आंसर कर देता है। जबकि ये आंसर क्या है दोस्तों, गलत है। सही आंसर क्या है हमारा, अन आंसर सही है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि व्याकरण शब्द में वो तो संधि के नियम के अनुसार न के स्थान पर क्या आदेश कर दिया गया था, न आदेश कर दिया गया था। नहीं, ये प्रत्यय तो कौन सा है, अन ही प्रत्यय है, इसलिए व्याकरण शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय आएगा, अन प्रत्यय आएगा। और भी कोई भी शब्द हो, अगर अंत में अगर न प्रत्यय आ रहा हो, तो वहां पर अगर आपको आंसर करना पड़े तो अन आंसर कर देना। ध्यान रखना, हिंदी व्याकरण में अण नाम का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। अगर कहीं पर भी आपके अंत में न आ रहा हो, जैसे उसने पूछ लिया विशेषण, तो क्या करेंगे, न आ रहा है तो अन प्रत्यय कर देना। तो ये था हमारे व्याकरण की व्युत्पत्ति, कि व्याकरण शब्द के विषय में ये 3 हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, देखना ना भूलिए। धन्यवाद।